हेलो। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है सॉलिड स्फीयर के लिए और हॉलो स्फीयर के लिए। अगेन, इसके पहले हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं एक सिंगल लाइन में अगर चार्ज हो। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि अगर एक सॉलिड स्फीयर हो, ठीक है, कोई ठोस गोल आकार की कोई कंडक्टिंग, कंडक्टिंग का मतलब है जिससे भी करंट पास हो सकता है ना। तो वैसा अगर कोई मेरे पास एक ठोस गोल आकार की चीज हो जिस पे मैंने चार्ज रख दिया हो, है ना, या कि वो हॉलो अंदर से खोखली हो, उस पर अगर मैंने चार्ज रख दिया हो, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इसको हम किसकी मदद से सॉल्व करेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे गॉस लॉ की मदद से। तो यहां पे मैं लिख देता हूं यूजिंग गॉस लॉ। तो हम देखेंगे कैसे गॉस लॉ की मदद से बहुत जल्दी इसका आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो सॉलिड स्पेयर है और जो हॉलो स्पेयर है, अगर ये दोनों कंडक्टिंग होते हैं तो दोनों के लिए जो आंसर होगा सेम होगा, है ना। इसे दो बार हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दोनों के लिए एग्जैक्ट आंसर आएगा। जो सॉलिड के लिए आएगा वही आंसर हॉलो के लिए भी आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी भी कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट में या किसी भी कंडक्टिंग बॉडी में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो सारा का सारा चार्ज कहां चला जाता है? सरफेस पे। तो इस डायग्राम में जैसे दिख रहा होगा कि सारा का सारा चार्ज क्या है? सरफेस पे ही आ गया है ना। अंदर एक भी चार्ज नहीं दिखेगा आपको। प्लस प्लस के जितने भी सिंबल्स मैंने बनाए हैं सब बाहर साइड पे ही बने हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि सारा का सारा चार्ज कंडक्टिंग बॉडी के लिए हमेशा कहां पे आ जाता है? सरफेस पे आ जाता है। ठीक है। तो दोनों के लिए हमारा आंसर सेम आने वाला है। तो हम इस वाले केस को, हॉलो वाले स्पेयर के केस को लेके सॉल्व करेंगे। सेम वही आंसर सॉलिड वाले के लिए भी होगा। ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हमारी हेडिंग में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें क्या पता करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस फिगर में हम तीन जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं। पहला पॉइंट है ये ए, जो कहां है? बाहर की तरह, बाहर है ना। तो इसे मैं कह देता हूं आउटसाइड। ठीक है। दूसरा हम कहां पे पता कर सकते हैं? अंदर वाले किसी पॉइंट पे। ठीक है। तो यहां पे मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं बी। और तीसरा केस क्या है हमारा? हम इसकी एकदम सतह पे, यहां पे मैं कोई पॉइंट यहां पे एकदम ले लेता हूं, पॉइंट सी। तो अगर पॉइंट सी देखो तो पूरा का पूरा वो उसी सतह पे है जहां पे चार्जेस रखे हुए हैं। तो तीन पॉइंट है जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम देखेंगे ए, बी और सी, तीनों पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाहर के लिए देखते हैं कि आउटसाइड के लिए क्या होगा। अगर पॉइंट ए है तो इस पॉइंट को मैं इतना दूर ना बना के थोड़ा और पास बनाता हूं। इस पॉइंट को मैंने जैसे कि यहां पे बना दिया ए। ठीक है। ये हमारा है आउटसाइड पॉइंट। ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए देखते हैं। अच्छा, पॉइंट क्या है? बाहर है। हमें यूज क्या करना है? गॉस लॉ यूज करना है। तो चलो यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि गॉस लॉ क्या होता है। तो गॉस लॉ का जो फॉर्मूला है, आ, वो क्या होता है कि हम यहां पे लिख सकते हैं यूजिंग गॉस लॉ। हमें पता है इसका फॉर्मूला होगा, जो भी नेट फ्लक्स होगा, है ना, किसी भी क्लोज सरफेस में, वो क्या होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ये क्यू होगा जितना भी चार्ज उस बॉडी के अंदर है, तो इसे हम क्या लिखते हैं? इनक्लोज लिखते हैं। ठीक है। जो भी उस सतह के अंदर होगा जितना भी चार्ज, उसे हम लिख रहे हैं क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा होता है सिंपल गॉस लॉ। अब यहां पे क्या हमें देखना है कि सबसे पहले हमें गॉस लॉ सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए। गॉस लॉ की मदद से अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? कोई ना कोई सरफेस चाहिए जो कि क्लोज हो। तो क्लोज सरफेस हमें पहले बनानी पड़ेगी। तो यहां पे हम क्या एज्यूम करेंगे? हम यहां पे एज्यूम करेंगे कि ये जो पॉइंट ए है, इससे एक सरफेस है ना, जो पूरे के पूरे स्पेयर को क्लोज कर देती है बाहर से। तो ये पॉइंट ए से मैंने एक स्पेयर बना लिया यहां पे। ठीक है। अब हम इस पॉइंट ए के लिए गॉस लॉ लगा सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये जो रेड कलर की मैंने स्पेयर बनाया है, जो आउटर सरफेस मैंने बनाई है रेड कलर की, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? गॉस लॉ। ठीक है। क्योंकि गॉस लॉ हमेशा किसके लिए हम लिख सकते हैं? जो भी क्लोज सरफेस होती है। तो पॉइंट ए तो कोई क्लोज सरफेस थी नहीं, वो तो बस एक पॉइंट था। तो हमने क्या किया? एक रेड कलर की क्लोज सरफेस बनाई। अब इसके लिए हम गॉस लॉ लिखेंगे। तो गॉस लॉ का फॉर्मूला मैंने यहां पे लिख दिया है। तो सबसे पहले मैं पॉइंट मेंशन कर देता हूं कि हमने कहां पता किया? आउटसाइड, है ना। ऐसे ही अगर मुझे बी पॉइंट पे पता करना है,
बी पॉइंट पे अगर मुझे पता करना है तो मैं क्या करूंगा, बी पॉइंट से एक सरफेस बनाऊंगा। तो ये सरफेस मैंने बना ली बी पॉइंट से। ठीक है, ऐसे अगर मेरे को सी पॉइंट से बनाना है तो सी पॉइंट से ऑलरेडी बनी हुई है, फिर भी मैं डॉट डॉट कर देता हूं रेड कलर से। तो अगर सी पॉइंट पे करना है तो सी पॉइंट के लिए भी मैंने एक सरफेस बना ली। अब तीनों जो रेड कलर की सरफेस मैंने बनाई है, तीनों के लिए हमें क्या करेंगे, अलग अलग केसेस में इसके लिए हम क्या लिखेंगे, गॉस लॉ का इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, इसका फ्लक्स निकाल के। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम पॉइंट बी से, है ना। पॉइंट ए से नहीं स्टार्ट करें, हम पॉइंट बी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पॉइंट बी इनसाइड पे है। तो सबसे पहला केस हम क्या लेते हैं, इनसाइड द स्पेयर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अच्छा, इनसाइड द स्पेयर मतलब पॉइंट बी की बात कर रहा हूं मैं, पॉइंट बी। ठीक है, तो हम देखेंगे पॉइंट बी पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, तो इनसाइड द स्पेयर पॉइंट बी पे अगर मैं गॉस लॉ लिखूं, अगर मैं इस पॉइंट पे गॉस लॉ लिखूं, तो गॉस लॉ मेरा क्या कहता है कि जो भी फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अच्छा, फ्लक्स का फॉर्मूला ये मैं लिख देता हूं इसको, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और फ्लक्स का फॉर्मूला मुझे पता है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है जो भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है मल्टीप्लाई एरिया मल्टीप्लाई कॉस थीटा। तो हमें फ्लक्स पता है ई ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। अच्छा, चार्ज कितना है, अगर हम यहां पे देखें चार्ज अंदर की तरफ चार्ज कितना है, तो चार्ज यहां पे है 0। ठीक है, तो यहां मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, Q जो है वो यहां पे है 0। क्यों 0 है, क्योंकि अगर बी सरफेस को मैं ध्यान से देखूं, है ना, बी वाले स्पेयर को अगर मैं ध्यान से देखूं, तो बी वाले स्पेयर के अंदर कोई चार्ज नहीं है, सारे के सारे चार्ज कहां है, सी वाले पॉइंट के पास है, सी वाली स्पेयर के पास है। तो वो उससे बाहर है ना, तो उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। और फॉर्मूले में हमारे क्या होता है, फॉर्मूले को मैंने कई बार बताया, यहाँ पे क्या होता है, इंक्लोज। इंक्लोज का मतलब होता है जो भी चार्ज उस सरफेस के अंदर आ रहे हो। तो इस सरफेस के अंदर क्या है, कोई चार्ज नहीं है ना, तो इनसाइड चार्ज मेरा क्या है, 0 है। इनसाइड द स्पेयर चार्ज कितने हैं, 0 है। ठीक है, इनसाइड द स्पेयर हमारे पास चार्ज क्या है, 0 है। इसलिए मेरे फॉर्मूले में क्या आ गया, 0/एप्सिलॉन नॉट। और इसे ई को अगर मुझे निकालना है तो ए कॉस थीटा को इधर ट्रांसपोज करूंगा तो ये पूरी चीज क्या आ जाएगी, 0। तो इसका मतलब क्या है, ई भी क्या होगा, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अंदर के लिए, इनसाइड द स्पेयर 0 होगा। ठीक है, तो पॉइंट बी में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब हम क्या देखते हैं, पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, फिर उसके बाद हम पॉइंट ए को देखेंगे। ठीक है, तो आई होप समझ आ रहा होगा। तो हम देखते हैं इस सेकेंड केसेस का, ऑन द सरफेस, जो कि है हमारा पॉइंट सी, ऑन द सरफेस और पॉइंट सी। पॉइंट सी के लिए अगर मैं गॉस लॉ लिखूंगा तो फिर से वही फॉर्मूला हमारा यूज होगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फाई का फॉर्मूला मेरे पास क्या आता है, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा क्यू क्या होगा जब सरफेस पे है, जब सतह पे है तो देखो क्यू की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये जो सी वाला सरफेस है ना, जिसे मैंने ये रेड रेड डॉट से दिखाया है, तो सी वाली जो सरफेस है इसमें सारा का सारा चार्ज हमारा आ गया है। ठीक है, तो जो क्यू चार्ज है सारा का सारा इस सरफेस पे आ गया है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू इस बार मैं 0 ना लिख के क्या लिखूंगा, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्योंकि इस बार जो चार्ज है वो 0 नहीं है, क्यू के ही इक्वल है। ठीक है, कहाँ पे, ऑन द सरफेस पे, तो सरफेस पे चार्ज इतना होगा। ठीक है, एरिया कितनी होगी, अच्छा थीटा कितना होगा, थीटा देख लेते हैं कितना होगा। तो मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, बाहर की तरफ होता है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, बाहर की तरफ। ठीक है, एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो रहा है, 0 डिग्री। तो जब भी एंगल 0 डिग्री होगा तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, 1। तो यहाँ पे एंगल हमारा होगा 0 डिग्री, तो कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 1। तो मेरे पास आ जाएगा ई ए कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे ए
और ये ई। अच्छा, इसे मैं ए भी नहीं लिखता, ए की वैल्यू लिख देता हूं। तो ई, और अभी मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, ए। तो जो भी एरिया होती है किसी भी स्पेयर के लिए, उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई, और जो भी उसकी रेडियस है उसका स्क्वायर। तो रेडियस यहाँ पे कितनी है, आर है। अगर ध्यान से देखो तो इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है ना। तो कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कैपिटल आर का स्क्वायर कर दिया मैंने। तो ये आ गई मेरे पास यहाँ पे एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर। तो जो ई की वैल्यू है, ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट। तो ये इतना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ होता है, सरफेस पे होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे याद रखना। ठीक है, तो इसका डायग्राम मैं फिर से बना देता हूं यहाँ पे, कि हमने क्या किया था। यहाँ पे हमारे पास एक स्पेयर था, ठीक है, जिसकी सरफेस पे चार्ज था। अब पॉइंट हमने क्या लिया, उसी स्पेयर पे एक पॉइंट ले लिया। तो जब मैंने उसको, उससे मतलब गॉस की सरफेस बनाई मैंने और उसके लिए फ्लक्स देखा, तो क्या हुआ, सारा का सारा चार्ज उसके अंदर आ गया। और इसकी रेडियस कितनी दी हुई थी, कैपिटल आर। इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल आर यूज किया हुआ है। तो ये बात याद रखना। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे केस में, जो मैंने बताया था पॉइंट ए। पॉइंट ए कहाँ है, बाहर है। ठीक है, तो पॉइंट ए के लिए फिर से डायग्राम बना देता हूं मैं। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे केस पे, जो कि क्या है, आउटसाइड द स्पेयर। तो आउटसाइड द स्पेयर और पॉइंट ए। ठीक है, यहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो सबसे पहले जल्दी से डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम कैसा दिखेगा मेरे पास, कि मेरे पास एक सरफेस है ना, प्लस चार्ज उसकी सरफेस पे रखे हुए हैं स्पेयर पे। अब पॉइंट मैंने कहां ले लिया, पॉइंट मैंने कहीं बाहर ले लिया ए। तो क्योंकि मैंने पॉइंट बाहर लिया है, तो इसकी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। इस डिस्टेंस को भी मैं कुछ अज्यूम कर लेता हूं, कि यहां से ये स्मॉल आर रेडियस दूर है। ठीक है, ये पॉइंट ए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ निकलता है, आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ, बाहर की तरफ। ठीक है, और इस सरफेस का भी डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा, 0 डिग्री। ठीक है, तो हमें तीन चीजें पता चल गई। एक, इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, और इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है। अब इसी का हम यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं फिर से, यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ से हमें पता है क्या है, कि जो भी फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, ई ए कॉस थीटा, और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अच्छा, क्यू चार्ज कितना है, तो यहाँ पे देखो, ये जो ए से सरफेस मैंने बनाई है, सारा का सारा चार्ज इसके अंदर आ चुका है ना, कोई भी चार्ज बाहर नहीं है। तो सारा का सारा जो भी प्लस क्यू चार्ज है, जो भी प्लस क्यू चार्ज है मेरे पास, वो इस सरफेस के अंदर ही है। ठीक है, बाहर नहीं है ए के। तो यहाँ पे मैं चार्ज की वैल्यू क्या लिखूंगा, क्यू की वैल्यू क्यू ही लिख दूंगा, है ना। तो चार्ज यहाँ पे जीरो नहीं होगा, चार्ज यहाँ पे क्या होगा, क्यू होगा। ठीक है, ऑन द सरफेस पे, सॉरी, आउटसाइड द स्पेयर। ऑन द सरफेस वाला केस हो गया था। तो आउटसाइड द स्पेयर हमारे पास चार्ज कितना आएगा, इनसाइड में क्यू ही आएगा। तो ये मेरे पास चार्ज क्यू है। अच्छा, थीटा की वैल्यू क्या थी, 0 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस 0 डिग्री। ए की वैल्यू क्या है, मैंने फॉर्मूला बताया था 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हम आर की वैल्यू क्या लेंगे, स्मॉल आर लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेयर बन रहा है ए से, वो क्या है, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर है। तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और ई की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई है, और इधर क्या आ रहा है मेरे पास, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ये 4 पाई आर स्क्वायर ही रह जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और मल्टीप्लाई में ई। ये जो 4 पाई आर स्क्वायर है, इसे राइट साइड पे ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड पे। तो इसे राइट साइड पे मैं भेजता हूँ, तो ये आ जाएगा डिवाइड पे। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई
4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ रहा है कहाँ के लिए, बाहर के लिए, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया स्पेयर के लिए तीनों जगह, है ना, अंदर वाले पॉइंट पे, बाहर वाले पॉइंट पे, और उसी की सतह पे, उसी की सरफेस पे, है ना, ऑन द सरफेस पे भी 3 पॉइंट। तो हमारे पास 3 आंसर आए। तो ये तीनों आंसर याद रखने हैं, और इन तीनों आंसर की मैं वैल्यूज बता देता हूं। तो मेरे पास क्या क्या है यहाँ पे, जब मेरी रेडियस इस कैपिटल आर से कम थी, मतलब इनसाइड वाला पॉइंट जब मैंने लिया था, तब मेरे पास आंसर क्या आ रहा था, ई का 0 आ रहा था। जब मैंने स्मॉल आर को कैपिटल आर के इक्वल लिया, मतलब जब मैंने सरफेस पे ही पॉइंट ले लिया, तब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा था, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। और तीसरा केस क्या है, जब मैंने बाहर वाला स्पेयर, मतलब स्पेयर के बाहर पॉइंट लिया, है ना, जो आर से बड़ा था, आउटसाइड वाले पॉइंट पे। तो वहां पे मेरा आंसर क्या आ रहा है, E इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ये तीन आंसर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर सॉलिड एंड हॉलो स्पेयर, हॉलो कंडक्टिंग स्पेयर। तो उम्मीद है कि इतना समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।